आज हम लोग क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का पेपर लेसन 6 खुली अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग जानेंगे अर्थव्यवस्था क्या है। तो जिसमें हम लोग पैसे का लेन देन करते हैं उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जहां पर पैसे का लेन देन होता है उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर दो प्रकार की होती है, एक होती है खुली अर्थव्यवस्था और एक होती है बंद अर्थव्यवस्था। अब एक प्रश्न आता है कि खुली अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे और बंद अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे। जब खुली अर्थव्यवस्था की बात करें, जब विश्व के सभी देश आपस में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार करते हैं तो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब बंद अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं? जब कोई देश अपने वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार किसी अन्य देश से नहीं करता है तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आप लोग एक चीज पढ़े थे 1991 में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की शुरुआत हुई थी। तो 1991 के पहले क्या था? हमारा देश जो है, सॉरी, पूरा विश्व जो है आपका दो गुट में बटा हुआ था। एक का प्रतिनिधित्व अमेरिका करता था और दूसरे का सोवियत संघ करता था। अमेरिका के गुट में जितने देश शामिल थे वे लोग अपना ही देश के साथ व्यापार कर सकता था, और सोवियत संघ यानी रूस में 15 देश उस समय शामिल थे। वे लोग 15 देश आपस में व्यापार कर सकते थे, और सोवियत संघ का कोई भी गुट का देश दूसरे अमेरिका वाले गुट के साथ शासन सॉरी व्यापार नहीं कर सकता था। कुछ ऐसे समझिए आप। मान लेते हैं ये आपका अमेरिका है और ये आपका क्या है? सोवियत संघ है। अब अमेरिका, यहाँ सोवियत संघ में भी क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, और अमेरिका में भी बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं। तो अमेरिका का ये लोग आपस में व्यापार कर सकता है, लेकिन अमेरिका का कोई आदमी सोवियत जाकर के व्यापार नहीं कर सकता था, या सोवियत का कोई आदमी अमेरिका का के अंतर्गत आने वाले देशों से व्यापार नहीं कर सकता था। इसको बोला गया था बंद अर्थव्यवस्था। और 1991 में क्या हुआ? सोवियत संघ का वर्चस्व समाप्त हो गया। अब पूरा का पूरा जितने भी विश्व थे, पूरे विश्व अपना सब कोई एक दूसरे के साथ व्यापार अब आसानी से कर सकता था। तो इसी को खुली अर्थव्यवस्था कहा गया था। ये तो समझ में आ गया खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है क्या? ओके। पहला देखिए प्रश्न है आपका, खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो खुली अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें अन्य राष्ट्रों के साथ वस्तुओं तथा सेवाओं और वित्तीय परिसंपत्तियों का व्यापार किया जाता है। मतलब जिसमें विश्व के सभी देश वस्तुओं और सेवाओं तथा परिसंपत्तियों का आदान प्रदान करते हैं, व्यापार करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। वर्तमान की अर्थव्यवस्था जो है खुली अर्थव्यवस्था वाला देश है। आज अमेरिका में बना आईफोन इंडिया में भी बिकता है, ठीक है। लेकिन एक टाइम था जब ऐसा नहीं था। अमेरिका की चीज अमेरिका में बिकती थी, इंडिया की चीज इंडिया में बिकती थी। उसको कहा जाता था बंद अर्थव्यवस्था। यहाँ देखिए ऊपर में लिखा है आपका, बंद अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं? बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें अन्य राष्ट्रों के साथ वस्तुओं और सेवाओं तथा वित्तीय परिसंपत्तियों का व्यापार नहीं किया जाता, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब कोरोना का पीरियड चल रहा था तो कोरोना के पीरियड में लोग क्या कर रहे थे? एक देश से दूसरे देश नहीं आ जा रहे थे, बहुत आने जाने पर पाबंदी लगी हुई थी। तो उस तरह की स्थिति को बंद अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं। लोगों को डर लग रहा था कि भाई जाएंगे सामान लेन देन करेंगे तो हमको कोरोना हो जाएगा, तो सभी लोग एकदम सीमित करके रह गए थे, तो उसको बंद अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं। हालांकि 1991 के पहले बंद अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? अगला प्रश्न है आपका विनिमय दर क्या है? तो विनिमय की वह दर जिस पर किसी देश की मुद्रा की एक इकाई दूसरे देश की मुद्रा में बदली जा सकती है उसे विनिमय दर कहते हैं। ऐसे समझो, $1 बराबर होता है आपका 82 रुपया। तो ये आपका क्या है? विनिमय दर है। अगर मान लेते हैं अमेरिका का कोई आदमी इंडिया आएगा, आकर के $1 देगा, तो $1 के बदले उसको कितना रुपया मिलेगा? 82 रुपया मिलेगा। इसी को क्या कहा जाता है? विनिमय दर कहा जाता है। और नॉर्मली प्रत्येक देश की बात करें ना, तो प्रत्येक देश अपना पैसा को जो है डॉलर के हिसाब से ही लेन देन करता है। हालांकि जैसे 1 दिनार बराबर 215 रुपया होता है, तो वो क्या है? एक तरह का विनिमय दर है, जिससे क्या होता है? मुद्रा का ट्रांसफर होता है। अब जैसे मेरा एक स्टूडेंट गया था, अभी हाल ही में नेपाल गया था, वो बोला कि सर आप जैसे 100 रुपया लेकर के वहां जाइएगा ना, तो आपको 100 रुपया का 150 रुपया देता है नेपाल में। तुम्हें 100 रुपया दो तो वो 150 रुपया नेपाली मुद्रा देगा,
ठीक है, मतलब नेपाल में क्या होता है, पैसा थोड़ा मतलब रुपया की वैल्यू ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्वर्णमान क्या है? स्वर्णमान क्या है? तो स्वर्णमान में सभी देशों की मुद्रा सोने के रूप में परिभाषित की जाती है। स्वर्णमान में क्या होता है? स्वर्णमान में सभी देशों की मुद्रा सोने के रूप में परिभाषित की जाती है। लगभग 1870 से 1914 तक प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने तक स्वर्णमान प्रचलित था। देखो सीधा सा में बोले, जब विश्व युद्ध की स्थिति चल रही थी तो कोई देश बहुत ज्यादा अस्तित्व में नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ है आपका 1914 से 18 में। तो उस टाइम में मेनली क्या था, सोना चूंकि हर देश को एक्सेप्ट करेगा। मान लेते हैं अभी भारत में और नेपाल में लड़ाई हो जाए, अब बहुत भयंकर हो जाए, तो रुपया का वैल्यू और नेपाली रुपया का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। तो लोग मेनली क्या चीज का लेन देन करेंगे, स्वर्ण का लेन देन करेंगे। तो ये कब हुआ था आपका, 1900 1870 से 1914 तक। अगला है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये बहुत वीवीआई है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी स्थापना कब हुई थी, 1944 में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विश्व बैंक को हम वर्ल्ड बैंक भी बोल सकते हैं। विश्व बैंक को क्या बोल सकते हैं, वर्ल्ड बैंक। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को आईएमएफ बोला जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगला है आपका विशेष आहरण अधिकार एसडीआरएस कब शुरू किया गया था, 1969 में, ध्यान रखिएगा। और एगो इसी में हिस्ट्री का क्वेश्चन ये भी बन जाता है, सुएज नहर की शुरुआत कब हुई थी? सुएज नहर की शुरुआत भी अच्छा 1869 में हुई थी, सॉरी ये मैंने गलत बता दिया, ये नहीं होगा, नहीं सही तो बताया था, देख लीजिएगा। हालांकि सुएज नहर का भी यही क्वेश्चन है एक। विशेष आहरण अधिकार कब शुरू हुआ है, 1969 में। अगला है आपका भुगतान शेष लेखा में दृश्य मदों का शेष क्या दर्शाता है? देखो अब भुगतान शेष लेखा किसको बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं हम कुछ लेन देन किए आज, जैसे कि मान लेते हैं पूरा सुबह से लेके शाम तक हम अपना इनकम किए। सुबह से शाम तक में मेरे पास पैसा आया 5,000 रुपया, ठीक है। मम्मी क्या की, बोले कि अरे छोटू हमको कुछ सामान वगैरह मंगाना है, थोड़ा पैसा दो ना। तो मम्मी को हम 2,000 रुपया दे दिए। अब मेरे पास कितना बचा, 5,000 में 2,000 चला गया, बचा मेरे पास कितना, 3,000 रुपया। तो 3,000 रुपया क्या हुआ, व्यापार शेष हुआ। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। अगला है भुगतान शेष के घटक। भुगतान शेष का दो घटक है, एक है चालू खाता, दूसरा है पूंजी खाता। चालू खाता किसको बोलेंगे, जितना आज पैसा आया, मान लेते हैं कल की अगर बात करें 16 तारीख को मेरे पास एक भी रुपया नहीं आया था, तो ऐसा इसका मतलब थोड़ी है कि मेरे पास पैसा कुछ भी नहीं है। पूंजी खाता से हमको खर्चा तो होगा ही, तो हमको अलमारी से पैसा निकाल करके खर्च करना पड़ रहा था, वो क्या है, पूंजी खाता। अब प्रत्येक दिन जो पैसा आ रहा है मेरे पास उसको क्या बोलेंगे, चालू खाता, ध्यान रखिएगा। तो भुगतान से इसके घटक दो हो गए, चालू खाता, पूंजी खाता। अब आता है दृश्य व्यापार क्या है, तो वस्तुओं के निर्यात और आयात को दृश्य व्यापार कहते हैं। देखो व्यापार दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है दृश्य व्यापार, दूसरा हो सकता है अदृश्य व्यापार। तो जैसे मान लेते हैं आज हम क्या किए, एक स्टूडेंट को हम एक किताब दिए, तो भाई दिख रहा है ना कि सर किताब दिए, किताब के बदले सर 50 रुपया लिए, ये हो गया दृश्य व्यापार। अब अगर हम क्या किए, तुमको पूरा महीना भर, अब क्या किए तुमको अगर हम पूरा महीना भर पढ़ाएं, ठीक है, अब पूरा महीना भर पढ़ा करके हम अपना महीना का ट्यूशन फीस 350 रुपया तुमसे ले लिए, तो भाई कितना क्या चीज पढ़ाए, कुछ दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। वस्तु मैंने आपको नहीं दिया, आपको सेवा दिया। तो सेवाओं का अगर आयात निर्यात हो तो उसको अदृश्य व्यापार बोलते हैं, क्योंकि सेवा में दिखेगा नहीं तुमको, ठीक है, कि सर वर्चुअल में कुछ दिए या नहीं दिए, लेकिन वस्तु में दिख जाता है कि किताब दिए, तो वो हो गया आपका दृश्य व्यापार। और सेवा क्या हो गया, अदृश्य व्यापार हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका पूंजी खाता क्या है। पूंजी खाता की बात करें तो यह वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है। पूंजी खाता क्या होता है, वित्तीय लेन देन, मतलब जिसमें पैसा का बात हो रहा होता है। इसमें सभी प्रकार के अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूंजी अंतरण शामिल किए जाते हैं। अल्पकालीन मतलब कुछ टाइम के लिए, और दीर्घकालीन मतलब लंबे टाइम के लिए, दोनों को शामिल करते हैं। इसको बोलते हैं पूंजी खाता, ध्यान रखिएगा। चालू खाता किसको बोलते हैं, भुगतान शेष का चालू खाता अल्पकालीन प्राप्ति तथा भुगतान को दर्शाता है, या संतुलित भी हो सकता है, असंतुलित भी हो सकता है। अभी मैंने जस्ट कहा आपको कि मेरे पास आज जितना पैसा आया और जितना मैंने भुगतान किया, खर्चा किया,
उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो अल्पकालीन अवधि पे हो रहा है, इसी को चालू खाता बोले। ये संतुलित भी हो सकता है, असंतुलित भी हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है, 5,000 रुपया आज दिन भर में मेरा आया और 5,000 मैंने पूरा का पूरा खर्चा कर दिया, तो संतुलित। अब 5,000 आया, 3,000 रुपया खर्चा किए, 2,000 बच गया, तो इसको असंतुलित भी बोल सकते हैं। या 5,000 आया और मैंने 13,000 खर्चा कर दिया, 8,000 मेरा घाटा में रह गए हम, तो क्या बोलेंगे, असंतुलित। ठीक है। इसमें दृश्य और अदृश्य मद दोनों शामिल हो सकता है। दृश्य मद क्या हुआ, किताब के द्वारा हमको 50 रुपया मिला, वो हो गया दृश्य मद। अदृश्य मद क्या हुआ, ट्यूशन फी हमको मिला, वो हो गया अदृश्य मद, वो दिखेगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका दोहरा घाटा क्या है। तो जब अर्थव्यवस्था में व्यापार घाटा और बजटीय घाटा दोनों हो, व्यापार घाटा भी हो और बजटीय घाटा भी हो, तो उसे दोहरा घाटा कहा जाता है। अब व्यापार घाटा क्या है और बजटीय घाटा क्या है। अब जैसे ऐसे समझिए, मेरे एगो अंकल का दुकान है, उनके दुकान में क्या हुआ, 9 लाख का गुड़ आया, ठीक है। और गुड़ जो है, वो सोचे थे टोटल बिक जाएगा, हमको प्रॉफिट हो जाएगा मेरा। देखो मैंने कहा व्यापार घाटा क्या है, अब 9 लाख का उन्होंने गुड़ मंगाया और गुड़ क्या हुआ, अच्छा नहीं आया, गुड़ का क्वालिटी जो है खराब था। फलस्वरूप क्या हुआ, दुकानदारों ने गुड़ वापस कर दिया, तो व्यापार में घाटा लग गया। ठीक है। अब बजटीय घाटा क्या हुआ, अब 9 लाख का गुड़ लाए थे और 4 लाख का गुड़ बच भी गया। एक तो भाई जो बिका वो भी घूम करके वापस आ गया, और दूसरा बात क्या हुआ, बजट में भी घाटा लग गया कि भाई गुड़ बिका ही नहीं, धरा का धरा रह गया। रेट भी क्या हुआ उसका, गिर गया। अब नॉर्मल सा बात है, गुड़ कोई नहीं खरीदेगा अभी, क्योंकि तिल संक्रांत पूरा पार हो चुका है। तो इसको बोला जाएगा दोहरा घाटा, कि दोनों साइड से घाटा लग गया, व्यापार में भी नुकसान हो गया उसको, अब बजट में भी घाटा हो गया, तो इसी को क्या कहा जाएगा, दोहरा घाटा कहा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भुगतान संतुलन से क्या अभिप्राय है। तो देखो, एक साल में एक देश का भुगतान शेष देश के निवासी और शेष विश्व के बीच एक साल में होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक लेन देन का विधिवत लेखा होता है। इसी को क्या बोलते हैं, भुगतान संतुलन। देखो ऐसे समझो, पहला एगो क्वेश्चन इसमें मैंने कल बताया था वित्तीय वर्ष के बारे में। वित्तीय वर्ष का मतलब होता है कितना से कितना तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो साल भर के अंदर सरकार कितना आर्थिक लेन-देन की, जिससे उस सरकार के पास पैसा आएगा और जाएगा, इसका बीच का जो ये अंतर निकालती है, इसी को क्या कहा जाता है, भुगतान संतुलन कहा जाता है। सरकार को इनकम कहाँ से हुआ, अभी हम लोग टैक्स देते हैं, उससे सरकार को इनकम होता है। अभी किसी का मोटरसाइकिल को पकड़ लेता है कि भाई फाइन भरो, तुम हेलमेट नहीं पहने थे, फलना नहीं किए थे, तो इस सब से सरकार का क्या होता है, इनकम होता है, आय होता है। खर्चा सरकार का कहाँ है, तो अब मान लेते हैं सरकार एगो हॉस्पिटल बनाई, तो हॉस्पिटल बनाई तो खर्चा होगा ना। तो भाई आय और व्यय दोनों का बीच का अंतर वगैरह जो हम लोग निकालते हैं, सरकार जो निकालती है, इसी को क्या बोलती है, भुगतान संतुलन बोलती है। और आर्थिक लेन देन का वह रिकॉर्ड रखती है कि इस बार फायदा हुआ इस साल या घाटा हुआ हमको। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका व्यापार शेष और चालू खाता शेष में अंतर बताएं। एक देश के निर्यात और आयात के मूल्य में अंतर को व्यापार शेष कहते हैं, कि निर्यात कितना हो रहा है और आयात कितना हो रहा है। अब सर निर्यात और आयात कहते किसको है, आप लोग जानते हैं चाइनीज फोन मार्केट में बहुत बिकता है। आप लोग जो वीवो ओप्पो कंपनी का जो फोन चलाते हैं, ये सब क्या होता है, किसी दूसरे देश से आयात किया जाता है, चाइना से आयात किया जाता है। तो मान लेते हैं वीवो ओप्पो का फोन जो है इस बार मार्केट में 5 करोड़ का आया, ठीक है। हालांकि इंडिया भी बहुत सारी चीज बनाती है, ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं बनाती है, मोबाइल नहीं बना रही है, कुछ और बना रही है। जैसे अगर हम बात करें, इंडिया से जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया जाता है वो चाय को बेचा जाता है। तो इंडिया क्या करती है, चाय बेच रही है। अब इंडिया जो है चाय अगर 5 करोड़ का उधर आयात की थी मोबाइल का, और 5 करोड़ चाय बेच दी, जितना आयात हुआ उतना निर्यात हो गया, तो बोलेंगे भुगतान संतुलन बराबर है। ठीक है। और अगर मान लेते हैं 5 करोड़ का ही सामान आयात की, 5 करोड़ का मोबाइल मंगाई, और 5 करोड़ का सामान चाय या फिर कोई और चीज, 5 करोड़ नहीं, मान लेते हैं 6 करोड़ का वो निर्यात कर दी, तो भाई 1 करोड़ बेसी निर्यात की ना, तो इसको क्या हुआ, व्यापार शेष बच गया, ऊपर से 1 करोड़ क्या हुआ, इसका व्यापार शेष बच गया। तो आयात और निर्यात में जो अंतर आता है उसी को क्या बोलते हैं, व्यापार शेष बोलते हैं। व्यापार शेष में केवल दृश्य मदों का निर्यात और आयात को शामिल किया जाता है। दृश्य मद मतलब क्या हुआ, जो दिखता है वस्तुओं का, सेवाओं को नहीं शामिल कर रहे हैं इसमें, ध्यान रखिएगा।
परंतु भुगतान शेष का खाता अल्पकालीन वास्तविक सौदों को दर्शाता है। व्यापार शेष में अदृश्य मद मतलब सेवा को भी जोड़ते हैं। जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ा करके कुछ इनकम कर रहा है। शुद्ध हस्तांतरण जोड़ करके चालू खाता शेष प्राप्त किया जाता है। समीकरण के रूप में क्या लिखेंगे? चालू खाते का शेष बराबर व्यापार शेष प्लस अदृश्य व्यापार शेष मतलब सेवा से और शुद्ध हस्तांतरण, इन तीनों को जोड़ेंगे तो चालू खाते का शेष निकलेगा। ठीक है। अब कुछ कुछ चीज बोले ना तो आपको याद भी करते चलना पड़ेगा, तब ज्यादा समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन क्या है और मूल्यह्रास क्या है? मुद्रा का अवमूल्यन मतलब क्या होता है? मतलब पैसा का वैल्यू गिर जाना, उसी को बोलते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। जब एक देश द्वारा अपने देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा से कम कर दिया जाता है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। देखो, 1947 के टाइम में जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था, उस समय 1 रुपया और 1 डॉलर दोनों क्या था? बराबर था। 1 रुपया बराबर 1 डॉलर था। अभी की बात करें तो 1 डॉलर बराबर आपका 82 रुपया हो जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि रुपया का अवमूल्यन हो गया। मतलब पहले 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था, आज क्या है? 1 डॉलर बराबर 82 रुपया है। इसका मतलब है कि रुपया का अवमूल्यन हो गया। ठीक है। और डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, रुपए की वैल्यू घट गई। इसी को कहा जाता है मुद्रा का अवमूल्यन हो जाना। ठीक है। ऐसा कभी-कभी देश जानबूझ करके भी करती है ताकि निर्यात बढ़ाया जा सके। यहाँ से लोग क्या करें? बहुत ज़्यादा सामान खरीदें। है कि सोचेगा कि भाई डॉलर 1 डॉलर में आराम से बहुत कुछ इंडिया में मिल जाएगा, तो इंडिया का सामान ज़्यादा बिकेगा, इसलिए भी ऐसा करती है। और यहाँ से आयात कम होगा, तो आयात को कम करने और निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से देश क्या करती है? अवमूल्यन करती है। अगला क्या है? मूल्यह्रास किसको कहते हैं? जब किसी देश की मुद्रा का सापेक्ष मूल्य घट जाता है तो उसे मूल्यह्रास कहा जाता है। देखो सिंपल सा वे में बोले, पहले क्या था आपका? 8,000 रुपया भारी सोना मिलता था, 1 ग्राम का 8,000 रुपया। अभी अगर हम बात करें तो अभी आपका 60,000 रुपया में 1 ग्राम सोना मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पैसा का क्या हुआ? मूल्य ह्रास हो रहा है। मुद्रा के सापेक्ष मूल्य क्या हुआ? घट गया। तो इसको क्या बोलते हैं? मूल्य ह्रास बोलते हैं। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका विदेशी मुद्रा बाजार किसे कहते हैं? तो जिस बाजार में विदेशी मुद्राओं का लेन-देन होता है उसे विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। और विदेशी विनिमय दर विदेशी विनिमय की मांग तथा पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। देखो सीधा सा वे में बोले, जब अगर आप नेपाल जाइएगा ना, तो नेपाल जाने के टाइम आपका बॉर्डर पे क्या करेगा? आपका टोटल करेंसी जो है, जो इंडियन करेंसी है, मतलब भारतीय रुपया है, उसको नेपाली रुपया में बदलना पड़ेगा। तो जहाँ पे ये पैसा का बदलाव होता है ना, उसी जगह को हम बोल सकते हैं विदेशी विनिमय बाजार। अब वहाँ पर अगर तुम 100 रुपया लेकर के जाओगे ना, तो वो तुमको 160 रुपया देगा। वहीं अगर 500 रुपया लेकर के जाओगे ना, तो तुमको 750 रुपया देगा नेपाली करेंसी में। तो ये जो लेन-देन जो हो रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? विदेशी विनिमय दर बोल रहे हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। और ये किसके ऊपर होता है? माँग और पूर्ति के ऊपर डिपेंड करता है। अब माँग और पूर्ति मतलब कितना माँग हो रहा है, कितने लोग नेपाल जा रहे हैं। अगर नेपाल बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो बोलेगा नहीं, नहीं हमें ₹100 का 160 नहीं देंगे, ₹150 देंगे। तुमको ज़रूरत है, देना पड़ेगा। अब मान लेते हैं नेपाल जाने वालों की संख्या बहुत कम है, इंडिया आने वाले की संख्या ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? 100 के बदले 160 क्या 170 भी हमको दे देगा वो। बात समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक देखिए ये न्यूमेरिकल दे दिया है। कुछ-कुछ क्वेश्चन एक चीज़ और आपको बता देते हैं। न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन जो है, आपको दोनों में मिल जाता है पेपर में। होता क्या है, ये क्वेश्चन और इसके साथ आपको एक अथवा में दिया हुआ रहेगा, लिखने वाला कोई, ठीक है? एगो बनाने वाला देता है, एगो लिखने वाला देता है। अगर आपको बनाने आता है तो बना लीजिए, नहीं बनाने आता है तो लिखने वाला आपको होना चाहिए। और अगर दोनों पता है तो और अच्छी बात है। लेकिन बनाना वहाँ पर एक ही रहता है। चलिए अच्छा पढ़ते हैं। व्यापार शेष कितना है? 100 करोड़ का है। मतलब लेन-देन जितना हुआ, बचा कितना है? 100 करोड़। निर्यात मूल्य कितना है? 175। तो आयात का मूल्य कितना होगा? तो भाई सीधा-सा बात है, 175 में 100 को घटा देंगे, 75 करोड़ का हो रहा है। थोड़ा लाइन से लिख लीजिए। व्यापार शेष कितना है? 100 करोड़।
निर्यात कितना किए? 175 करोड़। मतलब आयात कितना किए होगे? आयात कम किए होगे तब ना। तो आयात की व्यापार शेष का फॉर्मूला क्या होता है? ये रट्टा मारना पड़ेगा। व्यापार शेष बराबर, ये फॉर्मूला है आपका, व्यापार शेष बराबर निर्यात का मूल्य घटा आयात का मूल्य। निर्यात में आयात घटाएंगे। अब व्यापार शेष कितना है भाई? व्यापार शेष 100 दिया था, लिख दिए सामने में। निर्यात का मूल्य कितना है? 175 था, घटा आयात का मूल्य। अब इधर देखो, इधर घटा में आयात का मूल्य है, तो ये पट्टी जाकर के प्लस में, और ये आपका इधर 100 जोड़ में था, तो ये पट्टी आकर के घटा में। 175 में 100 गया, कितना बचा? 75 आंसर। क्या किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह का आपका नीचे भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं ऊपर में, ये छोड़ दिए थे हम। पहला है, आप देखिए, आप बताइए, भुगतान शेष के वित्तीय लेन देन से संबंधित खाता क्या कहलाता है? इसको क्या बोलते हैं? पूंजीगत खाता, क्योंकि वित्तीय लेन देन हो रहा है किसके ऊपर? पूंजी के ऊपर हो रहा है, तो पूंजी खाता। विदेशों से पूंजी निवेश से आय क्या है? मान लेते हैं विदेश में हम कहीं जाके पूंजी निवेश किए, अपना 1 करोड़ रुपया क्या किया, हम अमेरिका में जाके कोई कंपनी में लगा दिए, तो वो क्या होगा? लेनदारी, हमको लेना है बाद में। ऐसा थोड़ी है कि पैसा छोड़ देंगे। 1 करोड़ लगाए हैं वहां पर, तो लेंगे हम, तो उसको लेनदारी बोलते हैं। व्यापार शेष क्या होता है? अभी जस्ट बताया, निर्यात घटा आयात, अभी जस्ट नीचे में पढ़े थे हम। निर्यात घटा आयात किसका? दृश्य वस्तुओं का, जिसको हम देख सकते हैं। अदृश्य वस्तु मतलब क्या हो गया? सेवा हो गया। तो दृश्य वस्तुओं का निर्यात घटा दृश्य वस्तुओं का आयात, क्या कहलाता है? व्यापार शेष कहलाता है। अगला है आपका, भुगतान शेष का घटक क्या है? अभी जस्ट बताया था, चालू खाता पूंजी खाता दोनों होगा, नीचे में पढ़े थे हम, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भुगतान शेष का चालू खाता किस लेन देन को दिखाता है? ये भी पढ़े थे हम, क्या था आंसर इसका? अल्पकालीन को दर्शाता है। भुगतान शेष का चालू खाता अल्पकालीन वास्तविक लेन देन को दर्शाता है। अगला है आपका, खुली तथा मुक्त अर्थव्यवस्था में विनिमय दर कौन निर्धारित करता है या कौन निश्चित करता है? खुली और मुक्त अर्थव्यवस्था में, इसका देखने दो एक बार। ये भी हालांकि था नीचे में, ध्यान नहीं दिए थे। मांग और पूर्ति के द्वारा खुली अर्थव्यवस्था में विनिमय दर निर्धारित होता है। सरकार किसमें करती है? बंद अर्थव्यवस्था में करती है। खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है? किसी वस्तु का मांग कितना है और पूर्ति कितना हो रहा है, इसी के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण होगा। अब बोलेंगे सर मांग और पूर्ति है क्या? मान लेते हैं, आप ऐसे समझिए, टमाटर जो है हटिया में बहुत आ गया, पूर्ति पूरा हो गई टमाटर की। अगर टमाटर की पूर्ति पूरा हो गई मार्केट में, तो मांग क्या होगी? ऑटोमेटिक है भाई, मांग कम हो जाएगा, क्योंकि पूर्ति बहुत अधिक है, तो इसका दाम क्या होगा? दाम भी कम हो जाएगा। अब टमाटर हटिया में बहुत कम आया है, टमाटर जो है हटिया में बहुत कम आया, पूर्ति बहुत कम हुई, अब मांग इसकी अधिक है, तो दाम क्या होगा? बढ़ जाएगा। गौरी समझ में आया? तो मांग और पूर्ति के आधार पर क्या होता है? विनिमय दर का निर्धारण होता है। विनिमय दर क्या होगा? अगला है, स्थिर विनिमय दर कौन निर्धारण करता है? मौद्रिक अधिकारी क्या करता है? स्थिर विनिमय दर का निर्धारण करता है। कौन? मौद्रिक अधिकारी, जो पैसे का लेन देन करेगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका, विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन क्यों आता है? तो अभी हम जस्ट बताए थे कि विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन का कारण क्या हो सकता है? मांग और पूर्ति दोनों हो सकता है। ये तो हम एकदम कंफर्म पढ़े थे, बी और सी तो पक्का होगा। तो डबल आंसर तो मार नहीं सकते हैं, इसलिए आंसर क्या मार देंगे? डी, इनमें से सभी। हाँ, ऑब्जेक्टिव 8 है आपका, ये कर लिए हम लोग। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इधर भी आपका ये हो गया था, छठा नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निर्यात का मूल्य ज्ञात करें जब व्यापार शेष 400 करोड़ है। अच्छा देखो, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। व्यापार शेष माइनस में है, मतलब क्या हो रहा है? हमको घाटा लग गया, जितना आयात हुआ होगा उसके तुलना में हमको घाटा लग गया, निर्यात बेसी हो गया, तभी यह माइनस लगल है। आयात कितना किए हो? 700 करोड़ का किए हो। हमको निकालना क्या है? निर्यात का मूल्य निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? अभी हम जस्ट पढ़े थे, व्यापार शेष बराबर निर्यात का मूल्य घटा आयात का मूल्य। व्यापार शेष कितना है? -400 है। इधर देखो, घटा 700 आयात का मूल्य, इधर देखो अब निर्यात का मूल्य बराबर, इधर घटा 700 है, ई पट्टी आएगा तो क्या होगा? प्लस में हो जाएगा। तो 700 में 400 चला गया, कितना बचा? 300। निर्यात का मूल्य कितना आया? 300 आया, तो निर्यात का मूल्य कितना होगा? 300 करोड़ होगा। आगे बढ़ते हैं।
पूंजी खाते के मुख्य मदों को लिखें। पूंजी खाता का मुख्य मद क्या क्या है? तो पहला है आपका निजी ऋण, बैंक पूंजी का प्रवाह, सोने का प्रवाह, सरकारी पूंजी और मौद्रिक सोने का सुरक्षित भंडार। ये सब क्या आता है? पूंजी खाते का मुख्य मद है। चालू खाते पर भुगतान शेष कितना होता है? 3 तरह का होता है, वस्तु, अभी जस्ट बताया था, सेवा, और तीसरा एक हस्तांतरण बताया था। हस्तांतरण मतलब उपहार या दान। उपहार या दान करने पर भी खर्चा होता ही है। अब लेकिन सर उपहार दान में क्या खर्चा होगा? तो कभी कभी सरकार क्या करती है, कभी कोई बड़े अधिकारी वगैरह आते हैं तो उनको कुछ उपहार में भी दिया जाता है, बहुत सारा सामान वगैरह, तो उस पे भी खर्च होता है। तो इस तीनों को लिया जाएगा भुगतान से इसमें। व्यापार शेष क्या है? अभी हम जस्ट बताएं, निर्यात और आयात का जो अंतर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? व्यापार शेष बोलेंगे। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। व्यापार शेष कब अधिक को दर्शाता है? अधिक कब होगा? जब क्या हो? निर्यात बेसी हो और आयात कम हो। निर्यात ज्यादा हो, आयात कम हो, तो उसको क्या बोलते हैं? अधिक बोलते हैं। इसको अनुकूल व्यापार शेष भी बोलते हैं कि भैया फायदा में हैं हम। निर्यात क्या कर रहे हैं? बेसी कर रहे हैं, और आयात कम कर रहे हैं। सामान बेसी बेचोगे तो बेसी फायदा होगा, और खाली तुम खरीदबे करोगे तो क्या होगा? फायदा कम होगा। असंतुलित भुगतान शेष को ठीक करने के उपाय। अब क्या होगा, कभी उल्टा हो जाए कि भाई आयात हम क्या किए? बहुत कर लिए, बहुत सामान खरीद लिए, अब बेचे बहुत कम है, तो क्या होगा? हमको घाटा हो जाएगा। तो इसको ठीक करने का उपाय क्या होगा? सोना का निर्यात करना पड़ेगा। हो सकता है आपको कर्जा लेना पड़े, काहे कि आप क्या किए थे? बहुत शॉपिंग कर लिए थे, बहुत आयात कर लिए थे। आयात मतलब शॉपिंग, ऐसे याद रख लीजिएगा। आयात का मतलब शॉपिंग, तो बहुत शॉपिंग किए थे, क्या हुआ? तो आपको कर्जा लेना पड़ेगा। या फिर देश में जो पैसा पहले से धरल है संचित कोष में, उसको निकालना पड़ेगा। या विदेशों में स्थित संपत्ति का बिक्री करके, जो विदेशों में संपत्ति स्थित है उसका बिक्री कर दोगे तो आपका हो जाएगा, असंतुलित भुगतान ठीक हो जाएगा। 12वां नंबर है आपका, विदेशी मुद्रा की मांग के दो स्रोत तथा पूर्ति के दो स्रोत लिखें। तो मांग का स्रोत क्या है? विदेशों से वस्तुओं और सेवाओं का आयात करना, और दूसरा है आपका दूसरे देशों में उपहार, दान आदि के रूप में हस्तांतरण भुगतान करना। यह है मांग का स्रोत। पूर्ति का स्रोत क्या है? कहीं विदेश से आपको उपहार मिल जाए या विदेश से वस्तु और सेवा का निर्यात हो जाए तो आपको क्या होगा? पूर्ति हो जाएगी। अगला आपका, विदेशी मुद्रा की मांग क्यों की जाती है? तो विदेशी मुद्रा का मांग क्यों करें? अभी हम नेपाली मुद्रा हमको क्यों लेना पड़ा? नेपाल में जाके इलाज कराना था हमको, इसीलिए हमको नेपाली मुद्रा लेना पड़ा। तो वस्तु और सेवा खरीदने के लिए वहां जाकर के सेवा ही खरीदे ना, अगर इलाज कराने जा रहे हैं तो सेवा खरीदना पड़ा। या दूसरा देश में हम चाह रहे हैं अपना वित्तीय परिसंपत्ति, दूसरा देश में चाहते हैं वो अपना जमीन खरीद लेंगे या फिर एक कंपनी खरीदेंगे, उसके लिए चाहिए, या विदेशों को उपहार भेजने के लिए। तो ये आपका तीनों हो जाएगा। चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। ओके बाय, थैंक यू।